नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्रिया विधि के बारे में बताएंगे। हालांकि ये वीडियो क्रिया विधि का सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास क्रिया विधि पर दिया जा चुका है। इस वीडियो को और बेहतर समझने के लिए आप चाहें तो क्रिया विधि का पहला क्लास जो हुआ था उसको भी आप एक बार सुन लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। पहले क्रिया विधि जो 3 टाइप्स के हैं, जैसे बाजार कीमत क्रिया विधि, प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि, मिश्रित कीमत क्रिया विधि। इनमें से जो बाजार कीमत क्रिया विधि है इसको तो हम समझा चुके हैं पहले वीडियो में ही। हालांकि पहले वीडियो में बाजार कीमत क्रिया विधि, प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि, मिश्रित कीमत क्रिया विधि पे मैंने डिस्कशन दिया था, थोड़ा बहुत वहाँ मैंने समझाया था, लेकिन वो वीडियो टोटली फोकस है बाजार कीमत क्रिया विधि पे। आज के वीडियो टोटली फोकस होगा प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि पर। ठेठ में देखिए, जो बाजार कीमत क्रिया विधि को आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, पूंजीवादी दर्शन कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का। प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि को आप समाजवादी अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं या फिर समाजवादी दर्शन कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का। और मिश्रित क्रिया विधि को आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, नहीं, या फिर अर्थव्यवस्था का मिश्रित दर्शन कह सकते हैं। तो मिश्रित जो कीमत क्रिया विधि होगा उसमें तो जो बाजार कीमत क्रिया विधि है, जो प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि है, उसी का तो समन्वय होगा ना, नहीं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समाजवादी जो प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि है वो निश्चित रूप से पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो बाजार कीमत क्रिया विधि है उसके विकल्प के रूप में आया सामने, नहीं। मैंने पहले वीडियो में भी समझाया कि जब बाजार कीमत क्रिया विधि की बात हो रही होती है या जब हो रही थी तो उस समय तो कोई समाजवादी दर्शन था नहीं। उस समय कौन कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1776 के अंदर, नहीं। लेकिन चूंकि एडम स्मिथ की जो द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर छपी, या फिर जो उनका एक सिद्धांत था उसके अंदर लेसेस फेयर का और हस्तक्षेप की नीति का, वही सामने एक फिलॉसफी थी अर्थव्यवस्था की जिसे उस समय के तत्कालिक स्वतंत्र देशों ने या फिर तत्कालिक देशों ने उसे अपनाने का प्रयास किया। अमेरिका उस समय स्वतंत्र हुआ था तो उसने उस दर्शन को अपनाया और उसी दर्शन पे आज तक भी कायम है, नहीं। तो इस तरीके से उसमें बताया गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं इस थोड़ा सा उसमें हिंट कर देता हूँ। देखो, बाजार कीमत क्रिया विधि में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। उसमें जो कीमत का निर्धारण है वो बाजार तय करता है, न कि राज्य या सरकार। यानी कि बाजार कीमत क्रिया विधि में बाजार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, बाजार तय करती है वहां की कीमत। लेकिन जो प्रशासनिक कीमत क्रिया विधि है ये हस्तक्षेप की नीति पे चलता है। यहाँ पे बाजार में राज्य का हस्तक्षेप होता है लाइसेंसिंग सिस्टम के द्वारा, नहीं। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है या बाजार कीमत क्रिया विधि जो है, निश्चित रूप से उस क्रिया विधि में ओपन इकोनॉमी होगी, बिना उदारवाद के संभव नहीं है। इसलिए उसको उदारवादी दर्शन भी कहा भी जाता है। पूंजीवादी दर्शन का जो है ना मूलभूत जो दर्शन है वो उदारवादी है, नहीं। बिना उदारता के, बिना उदारवाद के पूंजीवाद संभव नहीं है। उसमें कहा गया कि बहुत सारी बातें हमने पिछली वीडियो में बता रखी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में खरीदने, बेचने, है ना, क्रय और विक्रय का सबको एक समान अधिकार होता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करने प्रिय लगता है। एक समान तो केवल सुन ले तो मन खुश हो जाता है कि वो एक समानता की बात हो रही है। लेकिन जब उस दर्शन का अध्ययन किया जाए, जब कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एनालिसिस किया तो उसमें कई तरह के पंचर उन्हें दिखाई दिया। इस पंचर में तो मूल पंचर यही था कि भाई, जो पूंजीवाद दर्शन कहता है कि खरीदने और बेचने का सबको एक समान अधिकार है, यहीं पे सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है कि खरीदने और बेचने का सबका समान ही अधिकार है, तो भाई ये तो सुनने में ठीक है, लेकिन क्या सबके पास समान संसाधन है? सबके पास बराबर संसाधन है? तो नहीं है। कहाँ है बराबर संसाधन? कोई मान लीजिए समाज में करोड़पति है, कोई लखपति है, किसी के पास हजारों रुपया नहीं है, किसी के पास 100 रुपया नहीं है, किसी के पास 10 नहीं है।
तो बाजार कीमत क्रियाविधि में इस तरह के सिस्टम में जब कीमत खरीदने और बेचने की अधिकार सबको बराबर दिया गया हो, वहाँ पे तो निश्चित रूप से जो धनी है वो जो पूंजीपति लोग हैं और धनी होते जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं और गरीब होते जाएंगे। जिसके पास संसाधन ज़्यादा है वो बाजार का लाभ ज़्यादा बेहतर उठाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं उठा पाएगा। तो ये एक तो समाज में फिर समानता कैसे आएगी? कार्ल मार्क्स का ध्यान इस तरफ गया। अपनी समाजवादी दर्शन को निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब 1848 के अंदर जो उनकी किताब छपी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में समझाया है। फिर 1867 के अंदर उन्होंने दास कैपिटल किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने समझाया है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने पॉइंट निकाला उसमें ये बात लोगों को समझाना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि उस समय पूंजीवाद में सबसे बड़ी बात है कि वो मुनाफा आधारित व्यवस्था होती है नहीं, जिसमें मजदूर भी उन्हें कम कीमत पे चाहिए, उसमें शोषण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। दो ही वर्ग हैं, एक वर्ग जो शोषण करता है और एक वर्ग जो शोषण होता है। नहीं, इसको कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में बांटा था। बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, सर्वहारा वर्ग जो वो मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, मतलब सामान्य वर्ग है। इसी दोनों के बीच में एक वर्ग है मध्य वर्ग। नहीं, ये मध्य वर्ग के पास क्वालिटी एनर्जी बहुत होता है। अब मजदूर वर्ग के पास तो टाइम नहीं है कि पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन कर सके भाई। वो मजदूरी करेगा तो खाएगा, उसके पास समय नहीं है 18-18 घंटा काम करने से, तो फुर्सत ही नहीं है, कहाँ से वो क्रांति कर पाएगा। लेकिन मध्य क्लास के पास है टाइम, उसके पास तो इतना टाइम होता है कि दिन दिन रात आपसे बात करते रह जाए, उसको कोई मतलब नहीं। तो पूंजीवादी जो मध्य वर्ग है उसको पहचानने का प्रयास किया था कार्ल मार्क्स ने कि भाई यही एक वर्ग है जो मजदूर वर्ग को प्रेरित कर सकता है, हमारी बातों को वहां तक पहुंचा सकता है। उस एनर्जी का उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे से किया। नहीं, मजदूरों के पास सुनने का टाइम नहीं होता था कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स ने एक मोटिवेशनल बात कही कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास जंजीरों को होने के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हुआ, लेकिन क्या नया विचारधारा है समाजवाद का, जिसका मूल बात यह है कि बाजार में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप की नीति पे काम करता है समाजवादी दर्शन अर्थव्यवस्था का। बिना राज्य के हस्तक्षेप के समाज में समानता नहीं आएगा। तो अगर समाजवाद की बात करेंगे या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जिस व्यवस्था में, जिस बाजार में राज्य का हस्तक्षेप हो, है ना, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे या फिर प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि कहेंगे। तो क्या बाजार में हस्तक्षेप करने से समानता आ जाएगा? तो आ ही जाएगा। देखिए, संसाधन पे राज्य का नियंत्रण जरूरी है। आपके गांव में प्राइवेट कल होता है, उस पर अगर कोई गाय भैंस धोए तो आप नहीं धोने दीजिएगा, लेकिन सरकारी कल पे कोई गाय भैंस धोता है तो कहता है ना कि भैया ये सरकार का कल है, जितना आपका है ये कल उतना ही कल मेरा भी है। तो सरकारी चीज़ों पे हर व्यक्ति अपना अधिकार व्यक्त करता है। तो निश्चित रूप से अगर संसाधन पे राज्य का नियंत्रण होगा तो आम लोग उस संसाधन पे अपना एक औपचारिक अधिकार समझते हैं। नहीं तो समानता लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो वही है प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि की। जिस देश की अर्थव्यवस्था में प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि होती है उसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवाद में क्या था? लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति। नहीं, और यहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था? प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। यहाँ सरकार का व्यापक हस्तक्षेप होते हैं। इसमें व्यापक लाइसेंस नीति अपनाई जाती है। जो दर्शन ऐसी व्यवस्था का समर्थन करती है उसे समाजवाद कहते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया सर। ओके, तो कहने का
मतलब ये है कि भाई सरकार का हस्तक्षेप बाजार में होना ही समाजवादी दर्शन का द्योतक है। नहीं, अब समाजवाद में संसाधनों का बंटवारा वितरण एक बराबर होता है। अब ठेठ में अगर समझें तो मेरे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, उसके पास 10 रुपया है, और बी एक व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपया है। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। अब अगर इसका आर्थिक वितरण करना हो एक समान, तो क्या करना होगा? 15 रुपया ए को देना होगा, 15 रुपया बी को देना होगा। तो इसमें आप बताइए, बी के पास तो 20 रुपया था, तो 5 रुपये घाटा तो बी को सहना पड़ा, लेकिन ए को 10 रुपये 5 रुपये का फायदा हो गया। तो इसमें ए जो व्यक्ति है वो चाहेगा कि समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, जो बी व्यक्ति है वो इस व्यवस्था का विरोध करेगा क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है। तो अब निश्चित रूप से आप इस चीज को नेचुरली समझने का प्रयास कीजिए कि इसका विरोध और इसका समर्थन हमेशा समाज में ये दोनों वर्ग विद्यमान रहेंगे, है ना। ठीक है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये सिस्टम का एक अंग समझ के आपको अपने विचार रखते रहना है और ये देखना है कि समाज का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना। जो विचारधारा देश के विकास में निश्चित रूप से एक बेहतर योगदान दे सकता है उसका पालन किया जाना चाहिए। तो भारत में क्या समाजवादी दर्शन को डायरेक्टली अपनाना आसान था? पहले तो हम गुलाम थे, तो ब्रिटिश जो कंपनी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को का पालन करती थी। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए आज़ादी से पहले तो हम पूंजीवादी ही थे, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनका क्या विचार था ये भी समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से समाजवादी दर्शन को पहले रूस ने बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 के अंदर अपनाया, और 1920 के अंदर हमारे नेता थे मानवेंद्र एम राय, जो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वहां से आयातित होके भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा पहुंचा। तो क्या भारत के नेता इससे प्रभावित थे? तो अभी तो अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में मैंने 2 पार्ट्स बांट रखा है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक साम्यवाद होता है। एकदम संक्षिप्त में बता रहे हैं, इसका बहुत मैं डिटेल व्याख्या नहीं कर रहा हूं। संक्षिप्त में समझने के लिए आप समझ जाइए कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वो लोकतांत्रिक विधि द्वारा समाज में समानता लाना चाहता है। लोकतांत्रिक विधि का मतलब क्या है कि आपके अधिकारों को, आपके अधिकार का संरक्षण करते हुए समाज में समानता लाने की बात होगी, नहीं। लेकिन साम्यवाद जो है, जो समाजवाद का दूसरा पार्ट है, वो निरंकुश सत्ता द्वारा समाज में समानता लाना चाहता है। ठीक है, अब निरंकुश सत्ता द्वारा माने कि आपके अधिकार, आपके जो बोलने का अधिकार है, नहीं, जो आपकी स्वतंत्रता, उसको भी बाधित करके अगर समाज में समानता लाना संभव हो तो लाने का प्रयास करेगा। यानी कि वो अलोकतांत्रिक तरीके से भी समानता लाना चाहता है साम्यवाद। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतांत्रिक विधि द्वारा समाज में समानता लाई जाएगी। तो आप ही बताओ, साम्यवाद ज्यादा बेहतर है कि लोकतांत्रिक समाजवाद? तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद ज्यादा बेहतर है, जो लोकतांत्रिक तरीके से समाज में समानता लाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब क्या? लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण करते। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? ठीक है, वहां अधिनायकवाद नहीं होगा। लोकतांत्रिक मूल्य में आपको आपके जो अधिकार हैं उसका संरक्षण, उसका ध्यान रखा जाएगा, नहीं। आपके जीवन जीने का अधिकार, आपके बोलने का अधिकार, आपका कहीं भी घूमने फिरने जाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार का ख्याल रखा जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे ही साम्यवादी की बात करेंगे वहां पे इस बात का कोई ख्याल नहीं, वहां तो अधिनायकवाद चलेगा भाई। और साम्यवादी तत्व ही निश्चित रूप से निरंकुश तंत्रों या तानाशाहों को जन्म दिया। स्टालिन क्या था? एक राष्ट्रीय तानाशाह था। हिटलर, नहीं, क्या वो भी समाज में समानता लाना चाहते थे, लेकिन क्या उनके तरीके से समाज में समानता लाना लोकतांत्रिक देश में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं। तो आप देखेंगे कि गांधी का जो विचार है, अब यहां पे जो भारत में जो मिश्रित दर्शन के प्रति जो रुझान बढ़ा, यही सब कि नहीं, हम समाजवाद का भी दर्शन को भी मानेंगे और पूंजीवादी दर्शन, जहां पे जिस दर्शन की जरूरत होगी हम मानेंगे। तो यहां से
हम देखते हैं कि इस समाजवादी दर्शन को जानने के बाद भारतीय रुझान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता है और समाजवाद की तरफ लोगों का आकर्षण इसलिए भी बढ़ा कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद 1929 के अंदर जब हम देखते हैं कि जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिकल जो माने रिसेशन होता है, क्रंच होता है, तो उसमें पूरा यूरोपीय कंट्री, पूरा वर्ल्ड उससे प्रभावित होता है, लेकिन रसिया उस प्रभाव से बच जाता है। लोगों का ध्यान बस आकर्षित उधर जाता है कि भाई रसिया कैसे बच गया, उसका क्या मतलब ये है। तो भाई वो तो समाजवादी दर्शन को फॉलो करता है अर्थव्यवस्था में। 1928 में स्टालिन ने योजना, जो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट था वो लाया था 1928 के अंदर रसिया के अंदर। और ये जो पंचवर्षीय योजना जो प्लान जो है, ये समाजवादी दर्शन का ही मूल चीज है। ये समाजवादी देशों में आप ज्यादा देखिए नहीं, तो लोगों का इससे भी आकर्षण उधर बड़ा। आप देखिएगा 1929 के अंदर लाहौर में अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक डायलॉग को भी मारते हैं कि मैं समाजवादी हूँ। 1934 के अंदर देखेंगे जेपी वगैरह, जॉन मथाई वगैरह ने एक समाजवादी पार्टी की स्थापना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं समाजवादी क्यों हूँ, ये भी जानना जरूरी है। आप 1939 के अंदर देखेंगे जो हरिपुरा अधिवेशन, 1938 के अंदर आप देखेंगे कि हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, लेकिन उसी अधिवेशन के अंदर एक योजना आयोग का गठन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा था समाजवाद की तरफ। नहीं, गांधी जी के बारे में अगर आप देखें, महात्मा गांधी क्या सोचते हैं इस विषय पर कि 1917 में पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे महात्मा गांधी, उससे पहले हो सकता है रहे हों, उसके बाद से पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, साम्यवाद के विरोधी थे। गांधी जी पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, साम्यवाद के विरोधी थे, लेकिन समाजवाद के प्रति उनका झुकाव था। समाजवाद का वो देसी संस्करण चाहते थे, समाजवाद के प्रति झुकाव था। इसका मतलब जैसे मार्क्स का समाजवाद था वैसा मार्क्स के समाजवाद में वर्ग संघर्ष है, गांधी के समाजवाद में वर्ग संघर्ष की बात नहीं है। ठीक है, तो वो गांधी का जो समाजवाद है वो उनका समाजवाद भारतीय संस्करण है। ठीक है, उनका वही समाजवाद है, लेकिन उसका देसी संस्करण चाहते थे। टैगोर का तो जो कॉन्सेप्ट था समाजवाद को लेके कि वो भी जालियांवाला हत्याकांड के बाद पूंजीवाद का विरोध करने लगे और नरम समाजवाद के समर्थक हो गए। ठीक है, नेहरू स्टालिन को देखने के बाद साम्यवाद के विरोधी हो गए। जब स्टालिन से मिले उसके बाद वो साम्यवाद के विरोधी हो गए नेहरू जी। वही स्टालिन जो 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद खुद को उनका शिष्य घोषित करता है कि नेता खुद को घोषित करते हैं, राष्ट्रीय तानाशाह भी थे ये। क्या अभी तो स्टालिन के बारे में हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नेहरू स्टालिन को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद साम्यवाद के विरोधी हो गए। जाहिर सी बात है, साम्यवाद का कंसेप्ट भी है, निरंकुश सत्ता और समाज में समानता लाना, ये ऐसे नेता लोग नहीं थे कि इस तरह की समानता की बात करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है फेबियन समाजवाद, जिसको जानना चाहिए आपको कि फेबियन समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की उपधारा फेबियन समाजवाद है, जो यह मानती है कि शिक्षा, कला, विज्ञान आदि का प्रयोग कर लोगों एवं संस्थाओं को चेतना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो बाद में चलकर स्वतः समाजवाद का रूप ले लेगा। भारत में इसी समाजवादी दर्शन को प्रारंभ में अपनाया गया। तो ये जो फेबियन समाजवाद है, ठीक है, प्रारंभ में भारत में इसी समाजवाद को अपनाया गया था, जिसमें शिक्षा, कला, विज्ञान आदि का प्रयोग करके लोगों और संस्थाओं में चेतना लाई जा सकती थी। मैंने फेबियन समाजवाद को डिफाइन कर दिया। तो यहां से हम आगे देखेंगे कि भारत पूंजीवाद के प्रति ऐसा नहीं था कि समाजवाद के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था तो पूंजीवाद को छोड़ते जा रहा था। पूंजीवाद के प्रति यह सहिष्णु नीति का प्रतिपादन किया और समाजवाद के प्रति इसका झुकाव रहा और पूंजीवाद के प्रति यह सहिष्णु नीति को अपनाया। और आगे आप 1954 में देखेंगे कि समाजवादी जो लक्ष्य के रूप में हम लोगों ने समाजवादी दर्शन को अपनाया। भारत का जो समाजवादी जो लक्ष्य है 1954 के अंदर स्वीकार किया गया। आप देखेंगे समाजवाद को एक लक्ष्य के रूप में। फिर 1976 में भारतीय संविधान
में के प्रस्तावना में एक संशोधन ला के समाजवाद शब्द जोड़ा गया। अब अमेरिका 1776 में आजाद होता है, उसका कॉन्सेप्ट उसी समय क्लियर है कि पूंजीवादी दर्शन पे काम करना है। और भारत 1976 में, यानी कि भारत का जो दर्शन है, आर्थिक दर्शन, वो 200 साल के बाद क्लियर होता है। नहीं, और ये भी आपके दिमाग में एक बात चलता होगा कि अरे भाई ठीक है, ये आजादी के बाद काहे नहीं ये अपना लिया गया समाजवाद सब 1976 में काहे अपनाया गया। देखो इसको कई तरीके से, कई दृष्टिकोण है इस पर व्याख्या करने के। ठीक है, कि क्या हम रसिया के प्रभाव में आके किए, है ना? क्या हम, ऐसा तो नहीं कि रसिया के वैचारिक गुलाम बन गए थे। हम इसके अंदर में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जरूर जानिए कि आजादी के टाइम में क्यों नहीं इसको अपनाया गया। अगर देखो भाई 1947 में एक ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा था, लोग भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे देश को तोड़ने बांटने की बात कर रहे थे, राज्य को तोड़ने बांटने की बात कर रहे थे। अगर एक एक शब्द इतने इंपॉर्टेंट थे उस समय के शब्दों के आधार पर भी देश आपस में लड़के मर जाता, तो निश्चित रूप से सरदार पटेल के सामने ऐसी देश के एकीकरण की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें समाजवाद और पूंजीवाद का अगर कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए समाजवाद शब्द का ही प्रयोग करते थे तो समाजवाद की खिलाफत करने वाले लोग अलग तरीके से एक बगावत खड़ा कर देते। अगर पूंजीवाद शब्द का प्रयोग कर देते तो निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा के लोग एक नई बगावत का खड़ा कर देते। तो ये एक नई चुनौती पटेल के सामने खड़ी हो जाती। नहीं तो अमेरिका का समर्थन जहां तक बात है, तो हम लोगों ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रभावित होकर लिया ही था। जहां तक रसिया की बात है, उनसे भी प्रभावित होकर हमने मौलिक कर्तव्य का संविधान में उसको जोड़ने का प्रयास किया ही था। नहीं तो देखते हैं कि इसलिए भी पूंजीवाद या समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा। ऐसा नहीं था कि 1976 में इंदिरा गांधी ने समाजवादी शब्द का प्रयोग किया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो उससे पहले देश समाजवादी नहीं था। उससे पहले भी देश हमारा समाजवाद की तरफ झुकाव रखने वाला देश तो बन ही चुका था। तो ले दे के हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जरूर समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, लेकिन हम समाजवाद की तरफ झुकाव और पूंजीवाद के प्रति सहिष्णु व्यवस्था का समर्थन करने वाला देश है। इसलिए इस देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, या फिर मिश्रित कीमत क्रिया विधि कहा जाता है। हालांकि 1991 के बाद इकोनॉमिकल सिनेरियो बदला जरूर। नई आर्थिक नीति के बाद उदारवाद, पूंजीवाद, जैसे ये जो आप प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ से फिर देश की अर्थव्यवस्था का रूप रंग बदला। कहते हैं कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के करीब जा रही थी और समाजवाद से दूर होती जा रही थी। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट क्रियाविधि, बाजार कीमत क्रियाविधि, प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि और मिश्रित कीमत क्रियाविधि का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से बाजार कीमत क्रियाविधि, पिछले वीडियो पहला देख लीजिएगा, प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि और मिश्रित कीमत क्रियाविधि आप समझ गए होंगे। मिश्रित कीमत क्रियाविधि इसी दोनों का समन्वय नहीं, और इस पे एक निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। अगला क्लास जो होगा इकोनॉमिक्स का, वो उत्पादन के कारक पे चर्चा करेंगे, उत्पादन के कारणों पे। ठीक है, कि कौन कौन से कारण हैं, उसको भी एक नए कॉन्सेप्ट में, एक नए तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इस पहले वीडियो को समझिए। ठीक है, धन्यवाद।